साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, अर्थात आज के दिन ही मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो हमारा मुद्दा है वह विज्ञापन संख्या 51 में हिंदी के लिए जो असिस्टेंट हिंदी अथवा अन्य विषयों के लिए भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार होना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, साक्षात्कार के लिए विज्ञापन संख्या 51 का मंच अब तैयार हो गया है और प्रतियोगियों के मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर वो चाह रहे हैं। साक्षात्कार को लेके प्रतियोगियों के अंदर डर भी है और उत्साह भी है। तो हम अपने इन जो वीडियोस हैं इनकी श्रृंखला के माध्यम से उसी डर और उस डर को निकालने का और उत्साह को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक अन्य वीडियो लेकर अपनी विज्ञापन संख्या 51 साक्षात्कार श्रृंखला का। हमने एक वीडियो साझा किया था जो मेरे विज्ञापन संख्या 47 के अनुभव पर आधारित था, जिसमें मुझे 26 अंक मिले थे 30 में से। आज हम लोग एक दूसरा अनुभव आपके सामने रखूंगा जो मेरा विज्ञापन संख्या 50 का अनुभव था, जिसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ था। इस साक्षात्कार में मुझे 25 अंक मिले थे, 30 में से 25 अंक मिले थे, जो कि अच्छे अंक माने जाएंगे, अधिकतम अंक माने जाएंगे। तो अब ये अंक मुझे कैसे मिले थे और इंटरव्यू कैसा हुआ था इसकी मैं चर्चा करूंगा, पूरे पैनल की बात करूंगा, कौन किसने क्या प्रश्न पूछा था और किस प्रकार मैंने उत्तर दिया था जिससे अच्छे अंक मुझे प्राप्त हुए। इसके बाद ये जो वीडियो आज मैं बना लूँगा, क्योंकि मेरे दोनों अनुभव यहाँ पूरे हो जाएंगे। तो विज्ञापन संख्या 47 में मैंने इंटरव्यू दिया और 50 में दिया, दोनों अनुभव हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ और वीडियोस भी उपलब्ध कराऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि साक्षात्कार में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, कौन कौन से टेक्निक्स हैं और जो सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि माँ सरस्वती का नाम लेकर, माँ हिंदी का नाम लेकर, कि विज्ञापन संख्या 50 का मेरा अनुभव कैसा रहा और मुझे अधिकतम अंक किस प्रकार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि बोर्ड कैसा होता है। इंटरव्यू बोर्ड, कई बोर्ड होते हैं वहाँ पर, और जो आयोग के सदस्य होते हैं, माननीय सदस्य होते हैं, या जो अध्यक्ष जी होते हैं वो उस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। कोई एक होगा और वो हर बोर्ड में होंगे एक, और जो भी एक होगा, चाहे सदस्य हों या अध्यक्ष जी हों, वो उस बोर्ड के भी अध्यक्ष होंगे। जिस बोर्ड में आप गए हैं, कई बोर्ड होते हैं, एक बोर्ड नहीं होता, कई बोर्ड होते हैं। तो आपको अंतिम रूप से पता चलता है, आखिरी में पता चलता है जब आप वहाँ होते हैं। मोबाइल तो पहले ही आपका जमा हो जाता है, लास्ट में पता चलता है, लास्ट मोमेंट पर, कि आपको किस बोर्ड में जाना है, बोर्ड संख्या 1 में जाना है कि 2 में जाना है कि 3 में जाना है, ये बहुत अंत में पता चलता है। तो और उसके अलावा दो से 3 एक्सपर्ट होते हैं और एक मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होता है जो आपकी एक्टिविटी चेक करता है। तो हम आज बात करते हैं अपना विज्ञापन संख्या 50 का अनुभव। तो देखिए, विज्ञापन संख्या 50 का जो मेरा इंटरव्यू था, तो सौभाग्य से उस इंटरव्यू में जो रैंक वाइज निकाल दिया था, मतलब जैसे अभी रैंडम निकाला है, इससे पहले 47 में रैंडम निकाला था, लेकिन 50 में ऐसा था कि उन्होंने अंक जिस हिसाब से आपके थे रिटर्न में, उसी आधार पर एक जो है अवरोही क्रम में उन्होंने लिस्ट निकाल ली थी। मतलब सबसे अधिक स्कोर वाले सबसे पहले दिन और उसके बाद क्रम से था। तो मेरा पहले ही दिन था, इसका मतलब है कि रिटर्न में मेरे अच्छे स्कोर थे, इस वजह से मेरा पहले दिन था। तो रिटर्न में मेरे 72 प्रश्न सही थे, मतलब एक प्रश्न डिलीट था संभवतः। तो 99 में या 98 में जो है 72 क्वेश्चन थे, सही थे। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मेरा पहले दिन था।
उस समय राजनीतिक उठापटक भी चल रहा था। 10 तारीख को जो है, मतलब 9 मार्च को मेरा साक्षात्कार था और 10 मार्च को यूपी विधानसभा का जो है परिणाम जो है आना था। तो मेरा जो है उसी मतलब इलेक्शन के बाद और परिणाम आने से के बीच जो है आयोग ने अपना साक्षात्कार चला रहा था। तो पहले दिन जब मैं गया वहाँ पर तो उत्साह से परिपूर्ण था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्कोर अच्छा है, तो इंटरव्यू में अगर अच्छा हो जाएगा तो चयन पक्का हो जाएगा। तो अब मेरा साक्षात्कार अनुभव कैसा रहा, तो देखिए बोर्ड के समक्ष प्रथम दिन अर्थात 9 मार्च को मेरा अंतिम साक्षात्कार था। अब देखिए एक और बात थी, मैं पूरा दिन मतलब 8 बजे सुबह वहाँ पहुँच गया और उसके बाद मैं लगभग मुझे 7 बजे के करीब जो है 6:30-7 बजे के करीब सबसे अंत में मेरा अवसर आया। उसमें कई बार ऐसा हुआ कि कई बार मेरा आया भी नंबर, लेकिन कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मुझे दूर जाना है, सर आप बाद में चले जाइएगा, मैं पहले चले जाऊं, या कोई महिला है या पुरुष है। कई बार लोगों को मैंने भेज दिया और मैंने सोचा कि मुझे तो इलाहाबाद ही रुकना है, तो मैं आराम से दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इंटरव्यू देने के लिए जब हम बाहर बैठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कई बार हम प्रतियोगियों से पूछते भी हैं, जो लोग आते हैं क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। हालांकि इससे बचना चाहिए, हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो भी पूछ रहे हो जरूरी नहीं कि आपसे भी वही पूछ लेंगे। तो और दूसरी बात ये भी है कि आप रिलैक्स बैठिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटी देखी जाती है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी कैमरे लगे होंगे, अंदर से वो भी देखा जा रहा हो, तो हर चीज़ का मूल्यांकन होता है। आप केवल साक्षात्कार को ये ना मानिए कि वो जो 15-20 मिनट 25 मिनट वो बोर्ड के सामने आप जाएंगे वही साक्षात्कार, उससे पहले भी साक्षात्कार कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल शांत मन से और व्यवस्थित रूप से आराम से बैठे रहिए, धैर्य के साथ। तो मैं भी धैर्य के साथ बैठा रहा और सबसे अंत में मेरी जो है बारी आई। मैं जब अंदर गया तो मैंने अनुमति ली अंदर आने की। मैं अंदर गया, सबका अभिवादन किया और अभिवादन करने के उपरांत इस बोर्ड में, जो ये बोर्ड था, इसमें कोई महिला नहीं थी, सभी पुरुष थे। इस बोर्ड में 47 में जो बताया उसमें एक महिला एक्सपर्ट थी, लेकिन इसमें जो है सभी लोग पुरुष थे। मैं अंदर गया, सभी का अभिवादन किया और मैंने बैठने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि कृपया आप बैठ जाइए, और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा था उन्होंने, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप मार्कर उठा लीजिए और वो बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड, आप उस पर कुछ पढ़ाइए। तो पढ़ाने के लिए मैं तैयार होके गया था, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़वाते ही 47 में नहीं पढ़वाया था, लेकिन जरूरी नहीं है, अक्सर पढ़वाते हैं, क्योंकि उन्हें चेक करना है कि आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं। नॉलेज तो आपका जो रिटर्न आपने पास किया है तो चेक ही हो गया। तो हालांकि नॉलेज से ज़्यादा वो ये चेक करना चाह रहे हैं आपके व्यक्तित्व कैसा है। इंटरव्यू बहुत कुछ व्यक्तित्व का एक निरीक्षण का एक हम परीक्षण इसको कह सकते हैं। तो मैं पढ़ाने गया तो मैं कम से कम 2 टॉपिक तैयार कर गया था कि अगर मान लो मैं पढ़ाने गया, उन्होंने कहा कि ये टॉपिक तो अभी कोई पढ़ा गया है, कोई दूसरा पढ़ाइए, तो कम से कम मैं हड़बड़ाऊँ नहीं, मैं तुरंत दूसरा टॉपिक अपना पढ़ाने लगूँ तैयार। तो मैं आपको सलाह दूंगा कम से कम 3 टॉपिक तैयार कर लीजिए, कि अगर ऐसा हो कि उन्होंने कहें कि ये भी हो गया है तो एक तीसरा भी आप तैयार रखिए बैकअप में, कि आप वो पढ़ा सकें। क्योंकि होता है अचानक जब आप जिसे तैयार करके गए हो, मान लो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हो और उस समय आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हो और वो कह दे नहीं ये तो अभी पढ़ा चुके हैं पहले जो कैंडिडेट आए थे, तो आप हड़बड़ा सकते हो। तो इसलिए 2-3 टॉपिक आप पहले से ही तैयार रखो और ऐसे तैयार रखो कि कम से कम 10-5 मिनट पढ़ा सको अच्छे से, और बिल्कुल ब्लैक बोर्ड राइटिंग और सब कुछ अच्छे से करो। कहीं भी आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस साथ पढ़ाइए। और जब पढ़ाइए तो ऐसे मान के पढ़ाइए कि आप बहुत जानकार हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाइए बिल्कुल, और आई टू आई कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करिए, कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। तो उन्हें ये महसूस ना हो कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उनको पढ़ाइए। तो उन्हें स्टूडेंट समझ के पढ़ाइए कि वो आपके स्टूडेंट है, ऐसा ही मान के पढ़ाइए। तो मैं जब अंदर गया था तो खैर, चाहे वो कैमरे में देख रहे हो या जो भी कुछ हो, कि बोर्ड के अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा कि हम आपके धैर्य से बहुत प्रसन्न हैं। तो मैं भी सोचने लगा कि धैर्य की क्या बात है भाई, इंटरव्यू देने आए तो इंटरव्यू देकर ही जाएंगे,
पहले हो या लास्ट में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब 3-4 साल में एक बार भर्ती आ रही है और किसी को इंटरव्यू मिला है तो इंटरव्यू देकर ही आएगा, उसमें कौन सा उसको आफत है। तो उसमें धैर्य रखना ही था। लेकिन मैंने कहा सर धन्यवाद, और उन्होंने जब मेरे धैर्य की तारीफ़ की तो मैंने अभिवादन किया सिर झुकाकर। मैंने कहा सर धन्यवाद, और उन्होंने कहा कि मैं आपके धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद सर। अब उसके बाद जो है उन्होंने पढ़ाने के लिए संकेत किया था, तो मैं अलंकार तैयार कर दिया था टॉपिक में पढ़ाने लगा, और उससे उन्होंने कई प्रश्न पूछे, मैंने उसका उत्तर दिया, और थोड़ा ही 2-3 मिनट में पढ़ाया था तो अध्यक्ष जी ने कहा कि आइए बैठिए, तो मैं आकर बैठ गया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि जब आप ब्लैक बोर्ड पे आपको बैठने कहा जाए तो डस्टर से उसको साफ कर इरेज कर दीजिए, जो क्लीन कर दीजिए जो आपने लिखा है बोर्ड पे। बोर्ड गंदा है तो उसको साफ कर दीजिए। अगर वो मना करते हैं तो रुक जाइए, लेकिन अपने आप से उसको डस्टर से हल्का सा साफ कर दीजिए, क्योंकि ये ना लगे कि आप लिख के चले आए और आपसे मतलब नहीं है, साफ कौन करेगा, दूसरा करेगा, ये जो है ना आए उनके अंदर। तो मुझे भी जब पढ़ाने के लिए कहा था तो उन्होंने पूछा कि, मैंने पूछा सर मैं क्या पढ़ाऊँ, तो उन्होंने कहा कि जो आप पढ़ाएं, जो आपको अच्छे से तैयार हो पढ़ाइए। तो कोई ये भी नहीं है कि उनका कोई टारगेट होता है कि यही पढ़ाइए, क्योंकि हर व्यक्ति हर विषय में हर टॉपिक में कंफर्टेबल उतना नहीं होता। वो समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो आपको पढ़ाना चाहिए आप पढ़ा दीजिए। मतलब वो आपकी टीचिंग चेक करना चाह रहे हैं वहाँ, कि आप पढ़ाते कैसे, समझाते कैसे, वो आपको नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं वो। तो 4-5 मिनट मैंने पढ़ाया, फिर बैठने के लिए कहा। अब एक्सपर्ट 1 जो थे उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में कुछ भी कुछ। तो चूंकि अलंकार में पढ़ा ही रहा था, और अलंकार कहीं ना कहीं काव्य शास्त्र का विषय है, तो अपने आप जो भारतीय काव्य शास्त्र के एक्सपर्ट थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका, और तरीके से रोका, ये नहीं कि ऐसे। तो मैंने कहा कि सर मैं बाबा नागार्जुन पर शोधरत हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ बाबा नागार्जुन पर। मेरा प्रश्न ये था कि काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान अगर उन्होंने पूछना शुरू किया तो आप सभी को मालूम है कि अच्छे उसमें फंस जाते, तो मुझे भी फंसा देते। तो मैंने सोचा कुछ इससे बचा जाए, कैसे बचा जाए, ये तो नहीं कह सकता कि आप ये ना पूछिए। तो मैंने कहा सर मैं इस पर बाबा नागार्जुन की काव्य पर PhD कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसको समझा और उन्होंने बाबा नागार्जुन से प्रश्न शुरू किए। मैं जो चाहता था वो हो गया, क्योंकि मैं उस पर PhD कर रहा था, तो मैं तैयार था बहुत पहले से कि भाई ये प्रश्न होंगे ही। तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि नागार्जुन की कविता जो हो वो आप सुनाइए, कोई जो भी आपको कंठस्थ हो। तो मैंने सुना दिया कि बाकी बच गया अंडा शीर्षक के साथ। शीर्षक जो कविता है बाकी बच गया अंडा नागार्जुन की, उसमें मैंने प्रतीक योजना को भी समझाया कि कौन किसका प्रतीक है। 5 पूत भारत माता के, तो 5 पूत में पहला पूत कौन है, दूसरा पूत कौन है, तीसरा पूत कौन है, ये पूरा मैंने प्रतीक समझाया। इसके बाद आता है कि एक्सपर्ट 2 पूछते हैं फिर कि पद्मावत में भी प्रतीक योजना है, उसे बताइए। तो मैंने बताया कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, ये जो उन्होंने लिखा है पद्मावत में, मैंने उसका उदाहरण देते हुए बताया कि कौन किसका प्रतीक है पद्मावत में, उसकी योजना को मैंने पूरा स्पष्ट किया। उसके बाद फिर एक्सपर्ट ने पूछा कि नकीनवाद क्या है, नकीनवाद या प्रपत्तिवाद जिसे आप जानते हैं। तो मैंने बताया कि भाई नकीनवाद और प्रपत्तिवाद, नकीनवाद या प्रपत्तिवाद क्या है। तो नकीनवाद के में जो कवि आते हैं उनके बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया तीनों के नाम। फिर उन्होंने पूछा कि जो इसमें नलिन विलोचन शर्मा है इनकी कोई रचना है, तो मैंने बता दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इनकी कृति है। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रपत्तिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, तो भी मैंने स्पष्ट किया कि भाई प्रयोगवाद और प्रपत्तिवाद में क्या अंतर है। प्रयोगवाद में जो प्रयोग है वो साधन है, लेकिन प्रपत्तिवाद में प्रयोग साध्य बन गया है। तो मैंने उनको बताया, उत्तर दिया इसका, बहुत ही प्रभावित हुए वो। उसके बाद तीसरे एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा नागार्जुन की एक कविता है कालिदास, सुनाइए और एवं उद्देश्य स्पष्ट करिए, मतलब बताइए कि उसका क्या उद्देश्य है, और अगर कंठस्थ से सुनाइए। तो मैंने कविता सुनाई और उसका उद्देश्य
स्पष्ट किया कि किस प्रकार कवि जो है, जो लिखता है वो कहीं ना कहीं उससे जो है संपृक्त होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी अपनी मन स्थिति उसमें लिख ही देता है। फिर अध्यक्ष जी ने कहा कि रामचरितमानस का जो भी प्रकरण है, मैंने रामचरितमानस की भी चर्चा कर दी कि मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मेरी पहले से तैयारी थी कि रामचरितमानस मुझे अच्छे से तैयार है, तो अगर इस पर प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं बता दे जाऊँगा। तो मैं साक्षात्कार में आप साक्षात्कार को अपने फेवर में लाइए, मतलब आप ये सोचिए कि जिस फील्ड में आप मजबूत है, कैसे भी करके वो उसी फील्ड से सवाल पूछे। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है, मैं सिखाऊंगा इसके बाद के जो वीडियो आएंगे। तो मैं भी रामचरितमानस मेरा तैयार था, तो मैंने कह दिया कि सर मुझे बहुत प्रिय है। मतलब ऐसे कहिए कि ये ना लगे कि बिल्कुल जो है पूछने के लिए है, तो एक चालाकी के साथ उसको कहिए। तो फिर रामचरितमानस पर आ गए, तो उन्होंने कहा कि जो रामचरितमानस का प्रकरण आपको कंठस्थ हो सुना दीजिए। तो वही पिछले 47 में जो मैंने सुनाया था वही फिर से मैंने सुना दिया, और अच्छे ढंग से सुना दिया गाकर। तो उससे वो लोग इतना प्रभावित हुए, वो भी साथ में गाने लगे। और मेरा जो साक्षात्कार था, उन्होंने इसी के साथ जो है, इस गुनगुनाने के साथ, इसके समाप्ति के साथ मेरे साक्षात्कार के समाप्त होने की घोषणा की। और सभी लोग, मैं भी संतुष्ट था अपने साक्षात्कार से, और पूरा बोर्ड जो है उसने मेरे साक्षात्कार की सराहना की और मुझे साक्षात्कार समाप्त होने का संकेत किया। मैं आराम से कुर्सी से उठा, कुर्सी को व्यवस्थित फिर उसी तरह रख के धीरे से बाहर नमस्कार करते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए धीरे से मैं बाहर दरवाज़ा खोलते हुए, दरवाजे को धीरे से बंद करते हुए मैं बाहर निकल आया। तो ये मेरा जो है विज्ञापन संख्या 50 साक्षात्कार का अनुभव था, जिसमें मुझे 25 अंक मिले थे। 25 अंक भी बहुत अच्छे अंक होते हैं 30 में से, 27 से अधिक तो मिलते ही नहीं। तो मुझे अंक मिले सब 25 अंक, जिसके बल पर मैं अनारक्षित वर्ग में चयनित हो सका। मैंने EWS में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो चयन हुआ था, अंतिम चयन, वो अनारक्षित वर्ग में हुआ था, जनरल में हुआ था। तो ये था मेरा विज्ञापन संख्या 50 का अनुभव। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में साक्षात्कार में अधिकतम अंक कैसे लाएं, इस पर जो इसकी स्किल्स हैं, इन पर हम बात करेंगे और आपको सिखाएंगे। उम्मीद है आप लोग चैनल को काफ़ी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और ये जो मैं कुछ आपको दे रहा हूँ पूरा निःशुल्क है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए। मेरा उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर सकते, या जो विद्यार्थी बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए मैं थोड़ी बहुत जो भी हो पा रहा है मैं सहायता कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।